Very good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, Good extremely morning, sorry sir. to. Okay, thank you very much. Extremely sorry to make you on hold. एक्चुअली में हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है. आप लोगों को थोड़ा लेक्चर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को टूर करवा दूंगा. बहुत भीड़ है तो इसलिए थोड़ा सा नीचे था मैं उसी के लिए. ओके, आप लोगों का पेरेंट्स का हो गया कि नहीं सबका वैक्सीनेशन? सेकंड बाकी है. सेकंड बाकी है ना, फर्स्ट हो गया ना सबका? फर्स्ट हो गया. यस सर, हो गया. हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर चालू था तो इसीलिए अगर किसी को करवाना होता तो एटलीस्ट वो ट्राई कर सकता था यहाँ पर फॉर्म वगैरह के. ओके, चलो शुरू करते हैं. एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. तो आज हमें क्लास का एग्जांपल सिंटैक्स से शुरू करना था, राइट? यस. Yes, sir. आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा एटलीस्ट एक बार. किसी ने पढ़ा जो कल हुआ हमारा, जो आज होने वाला है? पढ़ लिया करो यार, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा आप लोगों को. क्योंकि पढ़ोगे तो डाउट्स आएंगे तो क्लियर होगा डाउट्स. वरना आप लोग पूरा एक साथ सब कलेक्ट करके रखोगे, फिर एक साथ पूछोगे कि सर पूरा चैप्टर एक बार बता दो मेरे को. ठीक, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं एंड में, इसीलिए अभी से पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा. Yes, sir. समझे? क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है, हर साल ऐसे कुछ ना कुछ नमूने होते हैं, बोलते हैं कि सर एक बार पूरा चैप्टर बता दो ना शॉर्ट में. और ये शॉर्ट वाला चैप्टर नहीं है. पूरा चैप्टर बताना मतलब हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है. ऐसे ऊपर ऊपर से क्या बता दूं, थ्योरी थोड़ी ना है कि मैं स्टोरी बता दूं हिस्ट्री की तरह कि कौन कब आके लड़ाई किया था, कभी कहाँ पर. ओके फाइन. तो मैं क्या करता हूँ कि अभी थियरी से अच्छा डायरेक्ट एग्जांपल में जंप करते हैं, फिर एग्जांपल जंप करके डायरेक्टली थियरी देखेंगे हम. ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे. C++ स्टार्ट कर लेता हूँ मैं. हम डायरेक्टली प्रोग्राम सिंटैक्स बनाते हैं और वो सिंटैक्स को समझते हैं और उसको रिलेट करेंगे फिर थियरी के साथ. ओके ठीक है. Okay, sir. थोड़ा सा न्यू अप्रोच ट्राई करते हैं. फाइन. तो देखो, क्लास का प्रोग्राम नॉर्मल सॉरी अरे यार, इतने सारे लोग आगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? हाँ, ऊपर तो थर्ड वेव आ रही है आजकल. ओके, हैश इंक्लूड. अभी देखो, क्लास के प्रोग्राम में और नॉर्मल C++ प्रोग्राम में बस खाली एक ही डिफरेंस है कि क्लास वाले प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्लास पहले क्रिएट करते हैं. ठीक है, उसके बाद वॉइड मेन सबसे नीचे होता है. तो हमने पढ़ा था ना, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच. याद है? यस. याद है डिफरेंस? ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच हमारा बॉटम अप अप्रोच होता है. बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये होता है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो बॉटम में, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, राइट? है कि नहीं? Yes, sir. तो इसीलिए मेन फंक्शन नीचे रहेगा. अभी मेन फंक्शन में क्या लिखना है एग्जैक्टली वो मैं बताता हूँ. ठीक है, बाकी हर प्रोग्राम में तो मेन फंक्शन होता ही है. तो ये इतना पार्ट तो रहने ही वाला है. बस खाली अभी यहाँ पर हमारा क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा. ठीक है, तो एक सिंपल सा क्लास लेते हैं, क्लास डेमो. ठीक है, क्लास का नाम क्या है? डेमो. ओके, ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज और सेमीकोलन. ठीक है, यहां तक समझ रहा? ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, तो sir. क्लास फिर क्लास का नाम आएगा. क्लास इज ए कीवर्ड. जो यहाँ पर ये जो क्लास दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज ए कीवर्ड. ओके, जैसे वॉइड इज ए कीवर्ड. ठीक है, मेन इज ए कीवर्ड, क्लियर स्क्रीन आप लोगों का फंक्शन है, मेन फंक्शन है, कीवर्ड नहीं है, सॉरी, मेन फंक्शन है. क्लास तुम्हारा कीवर्ड है. तो अभी ये कीवर्ड के आगे हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे नॉर्मल वेरिएबल के केस में भी लिखते हैं ना, इंट n, फ्लोट f, कैरेक्टर ch, राइट? तो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. अब क्लास के अंदर ना वेरिएबल्स
और फंक्शंस होता है, इसीलिए ब्रेसेस के अंदर उसका ब्लॉक बनता है। ब्रेसेस डालने का रीजन ये है कि हम लोग बाइंड करते हैं। आप लोगों को थ्योरी याद है, द क्लास बाइंड्स द ऑब्जेक्ट डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। ये लाइन याद है, कल हमने किया था, Yes, राइट? sir. तो जब बाइंडिंग हो रहा है फंक्शंस और डेटा का टुगेदर, तो बाइंडिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है? तो ब्लॉक हम कैसे क्रिएट करते हैं? ब्रेसेस से। समझ गए? Yes, sir. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब आता है प्राइवेट। अब प्राइवेट का मतलब क्या है? और एक कीवर्ड है पब्लिक। ये दो कीवर्ड है, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब ये दोनों का मीनिंग क्या है वो समझते हैं सिंपल से एग्जांपल के साथ। प्राइवेट के अंदर हम लोग डेटा को डिफाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंट ए, ये मेरा डेटा है, ये मेरा वेरिएबल है जो इस पर्टिकुलर क्लास में यूज होने वाला है। कैसे यूज होने वाला है, किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है? और पब्लिक के अंदर हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को, जैसे फॉर एग्जांपल वॉइड रीड, ठीक है? ये मेरा फंक्शन है, ठीक है? इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब रीड के लिए फंक्शन बना तो एक प्रिंट का भी फंक्शन बनाते हैं, वॉइड प्रिंट। ओके, तो दो हमने फंक्शन बना दिया, एक है रीड जिससे हम लोग वैल्यू रीड करेंगे, प्रिंट फंक्शन है जिससे वैल्यू प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने दो लाइन लिखी है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, कॉलिंग है कि डेफिनेशन? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर किया है, ठीक है? डेफिनेशन पेंडिंग है। अब डेफिनेशन लिखने का दो तरीका होता है, एक होता है क्लास के अंदर ही आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है? जैसे समझो अगर मुझे रीडिंग का डेफिनेशन इधर ही लिखना है तो मैं इधर ही डायरेक्टली लिख सकता हूँ। जैसे इनलाइन फंक्शन होता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हो रहा है, बस Yes, खाली sir. इनलाइन वर्ड नहीं होता। तो जैसे रीड के लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है? सीन ए। अब जो ए हमने प्राइवेट में डिक्लेयर किया है उसका डेफिनेशन हम लोग रीड करते वक्त यहाँ पर लिख देंगे, सीन ए। अब प्रिंट का डेफिनेशन हम लोग बाहर लिखेंगे ताकि अंडरस्टैंड कर सके कि दो तरीके से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है? जरा एक सेकंड रुको। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो एक प्रोसेस ये होता है कि हम लोग डेफिनेशन फंक्शन के क्लास के अंदर ही लिख सकते हैं, फंक्शन जहाँ पर डिक्लेयर करते हैं वहीं पर। ओके, दूसरा प्रोसेस ये होता है कि डेफिनेशन हम बाहर लिख सकते हैं। अब ये सिंटैक्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? वॉइड डेमो, ये कौन सा ऑपरेटर है? स्कोप रेजोल्यूशन। Cobra, SRA. परफेक्ट परफेक्ट, एसआरओ। तो एसआरओ ऑपरेटर का यूज करके हम जो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं क्लास के अंदर, ठीक है, वो फंक्शन को बाहर डिफाइन कर सकते हैं। सो सिंटैक्स वेरी सिंपल, बहुत ही इजी सिंटैक्स है। फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, जैसे यहाँ पर फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड, ठीक है? तो वॉइड यहाँ पर आएगा। फिर क्लास का नाम होता है, क्लास का नाम क्या है? डेमो। फिर फंक्शन का नाम होगा और बीच में एसआरओ ऑपरेटर आ जाएगा। समझे? क्लियर है? आई रिपीट वंस Yes. अगेन, अगर आउटसाइड द क्लास हमें फंक्शन डिफाइन करना है तो सिंटैक्स इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू राइट दी फॉर फंक्शन टाइप की फंक्शन टाइप क्या है, जैसे यहाँ पर वॉइड है, फिर क्लास का नाम, जैसे यहाँ पर क्लास का नाम डेमो है, एंड द नेम ऑफ द फंक्शन दैट इज प्रिंट। ओके, और अगर कुछ पैरामीटर्स हुआ तो पैरामीटर्स, ठीक है? तो अब इसका डेफिनेशन हम लोग बाहर लिख रहे हैं, तो सी आउट द वैल्यू, तो हमें खाली बस यहाँ पर प्रिंट करना है, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, क्लास का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है? द वैल्यू ऑफ ए इज सी आउट ए। ओके, क्लियर? इतना क्लियर है कि डिफाइन कैसे किया, डिक्लेयर कैसे किया? अब Yes, पब्लिक sir. और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। प्राइवेट में पहला चीज तो हम लोग खाली वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि ये वेरिएबल बाहर एक्सेस ना हो सके। अब बाहर कहाँ पर एक्सेस ना हो सके वो मैं बताता हूँ, ठीक है? दूसरा चीज कि पब्लिक के अंदर हम लोग फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं और फंक्शंस के पास पावर होता है कि जो इनर वेरिएबल्स है जो हमने प्राइवेट में डिक्लेयर किया है उसको वो एक्सेस कर सके।
जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रीड करना है, वैल्यू असाइन करनी है, तो वैल्यू असाइन करने के लिए जो इनसाइड द क्लास डेफिनेशन फंक्शन लिखा होगा वही खाली बस इसको वैल्यू असाइन कर सकता है। अगर मैंने कोई और फंक्शन बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल void read a, ठीक है, समझो रीड ए करके मैंने एक और फंक्शन बनाया, ठीक है, और यहां पर मैं अगर डेफिनेशन लिखूंगा ना कि सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ ए सीन ए, अगर मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा और ये फंक्शन को मैं कॉल करने की कोशिश करूंगा तो भी ये फंक्शन ए का वैल्यू रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, डोंट वरी। ओके, तो फंक्शन का डेफिनेशन दो तरीके हो सकता है क्लास में। एक तरीका ये होता है कि क्लास के अंदर ही, पब्लिक में ही, जहां पर आप लोगों ने फंक्शन डिक्लेयर किया है वहीं पर डिफाइन कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि डिक्लेरेशन आप क्लास के अंदर करो, जैसे प्रिंट के केस में किया है हमने, और डेफिनेशन आप क्लास के बाहर लिखो, जैसे यहाँ पर हमने एसआरओ ऑपरेटर यूज करके किया है। सिंटैक्स इज वेरी सिंपल, फंक्शन का जो भी रिटर्न टाइप है वो, क्लास का जो भी नाम है वो, फिर एसआरओ ऑपरेटर आएगा, एसआरओ ऑपरेटर के बाद फंक्शन का नेम आएगा। क्लियर है? बाद में ब्रेसेस ओपन करके डेफिनेशन, नॉर्मल जैसे डेफिनेशन लिखते हैं वैसे, ठीक है, यहाँ तक समझ रहा है? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा पार्ट मिसिंग है? वेरिएबल डिक्लेरेशन हो चुका है, फंक्शन का डेफिनेशन हो चुका है, डिक्लेरेशन हो चुका है, तो कौन सा पार्ट मिसिंग है? इंस्टेंट फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल, कॉल। फंक्शन कॉल मिसिंग है मेन। तो अब फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? देखो, नॉर्मल तरीका कॉल करने का कैसे होता है कि हम डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख देते हैं, जैसे रीड, ठीक है, रीड हमने कॉल कर लिया, ठीक है, फिर प्रिंट कॉल कर लिया, राइट, फिर जो रीड ए है उसको भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है नॉर्मल तरीका फंक्शन को कॉल करने का, सही है, यस सर। राइट। अब इसी तरीके से जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, और अगर नहीं होता है तो क्या एरर आ रहा है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको सेव करते हैं, क्लास, अरे यार क्लास फोल्डर में जाने का था, सेव एस, डेमो, ओके, तो डेमो.cpp से सेव कर दिया। अब इसे करते हैं कंपाइल। प्रिंट के बाद सेमीकोलन आएगा। हाँ, सेमीकोलन आएगा, ठीक है, तो ठीक कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर पहला एरर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है एरर? अनडिफाइंड सिंबल ए, ठीक है, अनडिफाइंड सिंबल ए, क्यों? डिफाइन तो किया है हमने, यहाँ पर तो डिक्लेयर किया है ना, तो अनडिफाइंड सिंबल क्यों आ रहा है? सर वो डेमो के लिए ही है खाली। परफेक्ट, वो क्लास डेमो के लिए है। आपने डेटा एब्स्ट्रैक्शन कल पढ़ा था थियरी, याद है कि डेटा एनकैप्सुलेट होता है, आउटसाइड द वर्ल्ड के लिए वो विजिबल नहीं होता, ठीक है, डेटा को सेफ रखा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, पढ़ा है ना? यस सर। है ना? सो वही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर यूज हो रहा है। मैं सीन अगर करने की कोशिश कर रहा हूँ कोई एक नॉर्मल फंक्शन से जो फंक्शन क्लास का पार्ट नहीं है, तो उस केस में ये पर्टिकुलर डेटा को मैं कुछ असाइन नहीं कर सकता, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसको यूज नहीं कर सकता, तो इससे मेरा डेटा सिक्योर हो गया ना? यस सर। समझे? तो एक पार्ट तो क्लियर हो गया, ओके, कि आउटसाइड द फंक्शन, मतलब आउटसाइड द क्लास फंक्शन नॉर्मल क्लास के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है, ये अभी हमारे कोड किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब करते हैं सेव और फिर से कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रहा है, मगर उसके पहले सेमीकोलन डाल देते हैं, ठीक है। अब वापस से सेव करते हैं, कुछ भी चेंजेस करो तो हमेशा सेव करने का, सेव बोल रहा हूँ सेव करने का, ओके, ऑल्ट F9। आप क्या एरर दे रहा है? फंक्शन रीड है, शुड हैव अ प्रोटोटाइप। शुड हैव ए प्रोटोटाइप। अच्छा, ये एरर याद है किसी को? ये एरर कब आता है? एक बार और आया था स्टार्टिंग में, जब हमने फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था ना। डेफिनेशन नहीं है ऐसा बोल रहा। हाँ, डेफिनेशन नहीं है फंक्शन का, ठीक है, डेफिनेशन नहीं है। और दूसरा केस होता है कि अगर हम लोगों ने इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है, जैसे क्लियर स्क्रीन, स्क्वायर रूट, और फिर गेटएस, पुटएस, स्ट्रिंग लेंथ, अगर ये सब जो इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, तब अगर हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करते तब भी एरर आता है, नोटिस किया? यस सर।
ठीक है, तो चलो, अभी ये रीड ने तो कमेंट कर दिया ना, तो इसके लिए वो लास्ट वाला भी आएगा। लास्ट वाला भी आएगा, तो इसको भी कमेंट कर दो। तो हम लोग इसको भी कमेंट कर देते हैं, ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट का मतलब ये होता है कि ये कमेंट सिर्फ इस लाइन के लिए होता है, डबल स्लैश से। एक सेकंड रुको जरा। ओके, ऑडिबल है सबको? यस सर हाँ ठीक है, वो एक्चुअली में फोन आ रहा था तो मैंने एयरप्लेन मोड कर दिया एटलीस्ट, वरना ये लोग का फोन आना बंद होगा नहीं। ठीक है, हाँ तो कमेंट कर दिया हमने। अब ये रीड और प्रिंट के लिए वो एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत ही सिंपल सा रीजन है, जो डेफिनेशन है ना प्रिंट और वॉइड का, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। यानी डेफिनेशन लिखा तो है हमने, मगर डेफिनेशन तक पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो डेमो है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, डेमो डी। ठीक है, ये समझा? ओके, जैसे जैसे नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इंट ए हमने कैसे sir. नॉर्मल वेरिएबल बनाया ऊपर, वैसे ही हमने एक डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डेमो डी के नाम से। ठीक है, तो डेमो मेरा क्लास का नाम है, डी मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, दैट इज डी डॉट रीड एंड डी डॉट प्रिंट। समझा? Yes, sir. तो डॉट ऑपरेटर यूज करके हम मतलब ऑब्जेक्ट प्लस डॉट ऑपरेटर यूज करके हम फंक्शन का डेफिनेशन कॉल कर सकते हैं इनसाइड द मेन। ठीक है, जो भी क्लास के अंदर तुमने फंक्शन लिखा है डेफिनेशन में, जैसे रीड यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, प्लस प्रिंट का डेफिनेशन हमने आउटसाइड लिखा है, तो इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्लास का, और डॉट ऑपरेटर यूज करके हम वो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बस खाली यही इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ नॉर्मल तरीके से ही काम करता है, अगर आपने नोटिस किया होगा। है ना? Sir. है ना, सिंपल सा है। तो इसको करते हैं सेव और करते हैं एग्जीक्यूट। हो गया, एंटर वैल्यू ऑफ ए 45, वैल्यू ऑफ ए इज 45। आ गया, हो गया एग्जीक्यूट। सिंपल, ये सिंपल सा डेमो है आपके क्लास का, क्लास कॉन्सेप्ट का सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल सा डेमो। समझा? Yes, sir. ठीक है, एक और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, मगर अभी इसके रिलेटेड जरा थियरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? व्हाट इज अ क्लास? क्लास इज अ वे टू बाइंड द डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। हमने ये चीज किया कि नहीं किया? Yes, sir. किया ना। हमने एक हाँ, वेरिएबल बनाया इंट वेरिएबल ए, और दो फंक्शन। और दो फंक्शन बनाया और उसको बाइंड किया। तो बाइंड करने के लिए हमने ब्रेसेस यूज किया, ब्रेसेस यूज करके ब्लॉक, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हमने फंक्शंस और वेरिएबल्स दोनों को डिफाइन किए। राइट, है ना? तो डेटा और फंक्शंस को हमने बाइंड कर दिया। नेक्स्ट, इट अलाउज द डेटा इन फंक्शन टू बी हिडन इफ नेसेसरी फ्रॉम एक्सटर्नल यूज। तो हमने हाइड किया कि नहीं किया? जब हमने प्राइवेट में डिक्लेयर प्राइवेट किया वाला। था, हाँ प्राइवेट वाला डिक्लेयर किया तो हाइड था ना वो। हम डेटा को भी हाइड कर सकते हैं, प्लस फंक्शन को भी चाहे तो हाइड कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट, अगर कोई फंक्शन डेफिनेशन हमने प्राइवेट में लिख दिया है तो वो बाहर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। Yes, sir. राइट, समझ गए? मगर वो सही तरीका होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को फंक्शन एग्जीक्यूट करना रहता है, फंक्शन को कॉल करना रहता है, इसलिए फंक्शन को प्राइवेट में लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, व्हेन डिफाइनिंग ए क्लास, जब हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं, अ न्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट कैन बी क्रिएटेड दैट ट्रीटेड लाइक एनी अदर बिल्ट इन डेटा टाइप। तो जब आप डिफाइन कर रहे हो, तो अभी जैसे मैंने क्लास का डेफिनेशन लिखा जिसके अंदर दो वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, सॉरी एक वेरिएबल्स बनाया, दो फंक्शन बनाया, तो उसका फिर आगे चल के हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो डेमो डी, जब हमने डेमो डी लिखा तो एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएशन की तरह ही हमने सिंटैक्स फॉलो किया, मगर इस केस में जो डी है वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए क्लास को कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। समझे? जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन है,
वैसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्लास। क्लियर है? यस सर। ओके। जनरली अ क्लास स्पेसिफिकेशन इज टू पार्ट्स। क्लास के अंदर जनरली दो पार्ट्स होता है। पहला होता है क्लास डिक्लेरेशन, क्लास फंक्शन डेफिनेशन। क्लास डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हम लोग स्कोप बताते हैं मेंबर्स का, कि प्राइवेट में रहेगा कि पब्लिक में रहेगा, ठीक है। फिर क्लास फंक्शन जो भी डेफिनेशन है उसके अंदर ये बताते हैं कि हम लोग उस फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सिंपल। तो हमने एग्जांपल भी देखा था, डेमो का डेफिनेशन, सॉरी रीड का डेफिनेशन हमने इनसाइड द क्लास लिखा था। प्रिंट का डेफिनेशन हमने आउटसाइड द क्लास लिखा था। वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे प्राइवेट के अंदर, पब्लिक के अंदर हमने फंक्शंस को डिक्लेयर किया था। तो सिंपल सी चीज है। ओके, तो हम लोग क्लास का जब डिक्लेरेशन करता है तब ये स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा चीज कहाँ पर रहेगा। डेटा प्राइवेट में रहेगा, फंक्शंस पब्लिक में रहेगा। सिंपल। समझ रहा है? ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, जरा ध्यान देना। प्राइवेट का पी स्मॉल में होगा, यहाँ पर भी सेम स्पेलिंग मिस्टेक है। प्राइवेट का पी स्मॉल में होगा, कैपिटल में नहीं होगा। राइट? ओके। सर यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। आप ये सेम चीज लिखोगे चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर जनरली हम लोग वेरिएबल्स को प्राइवेट में रखते हैं और फंक्शंस को हम लोग पब्लिक में रखते हैं। ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सिंटेक्स है। हमने ये सिंटेक्स यूज किया था, कीवर्ड क्लास यूज किया था, फिर डेमो मेरा क्लास का नाम था, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेसेस ओपन किया था, प्राइवेट के अंदर हमने वेरिएबल्स बनाया था, पब्लिक के अंदर हमने फंक्शन बनाया था, और यहाँ पर ब्रेसेस क्लोज करके सेमीकोलन डाला था। यहाँ पे सेमीकोलन दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, मगर सेमीकोलन है। ओके, यहाँ पर ब्रेसेस आएगा और सेमीकोलन आएगा। ओके, क्लियर है? यस सर। तो जब आप बुक पढ़ना तो प्लीज ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट, द कीवर्ड क्लास स्पेसिफाइज दैट व्हाट फॉलोज इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्लास नेम। जैसे हम लोग कीवर्ड क्लास लिखते हैं, उसके बाद जो भी हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इन द सेंस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी तुम शॉर्ट में बोल सकते हो उसको, ठीक है। द बॉडी ऑफ द क्लास इज एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस एंड टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। तो जो भी हम लोग क्लास के अंदर लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे उसको। जैसे हमारा और कौन है जो सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है? डू वाइल, है ना। डू वाइल भी सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है ना। यस डू सर। ओपन होता है, ब्रेसेस ओपन होता है, फिर डेफिनेशन आता है, फिर वाइल, फिर ब्रेसेस क्लोज होता है, वाइल के बाद सेमीकोलन आता है। तो एक डू वाइल एग्जांपल है जो सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारा क्लास हो गया। नेक्स्ट, the body of the class contains a declaration of class members which are variables and functions. They are generally grouped under two sections, namely private and public, which are known as visibility labels, ठीक है। इसको प्राइवेट और पब्लिक को विजिबिलिटी लेबल्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बताता है कि कौन सा चीज कहाँ पर विजिबल रहेगा। जैसे प्राइवेट वाला नॉर्मल फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, और पब्लिक वाले को हम लोग नॉर्मल मतलब ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये दोनों कीवर्ड्स कॉलन से फॉलो होता है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। यस सर। यहाँ पर कोड में फिर से बता देता हूँ। हाँ, अगर देखो कोड के ऊपर ध्यान दो तो हमने जो प्राइवेट और पब्लिक लिखा है उसके बाद देखो कॉलन लिखा था, ये देखो दिख रहा है सबको, है ना। ये देखो ये रहा कॉलन और सर। ये पब्लिक का कॉलन, राइट। तो और कहाँ पर हमने कॉलन यूज किया? सर स्विच केस में। स्विच केस में, परफेक्ट। केस के बाद हम लोग कॉलन यूज करते हैं, राइट। तो स्विच केस में भी हमने कॉलन को यूज किया है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक के लिए यूज करते हैं। ओके, इसीलिए रिलेट करोगे तो चीजें दो तीन, अभी देखो इससे तुम्हें स्विच केस भी याद रहेगा, है ना। अभी प्राइवेट पब्लिक से कॉलन डालना है तो इससे तुम्हें स्विच केस भी याद रहेगा कि हाँ स्विच केस में भी कॉलन डालना यस सर। है कि नहीं। तो इसीलिए रिलेट करोगे तो चीजें दो तीन टॉपिक अपने दिमाग में बैठते रहती है। नेक्स्ट, the members declared as private can be accessed only from within the class. भी प्राइवेट में हम लोग मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, वो क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। इट हाइड्स डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल यूज, है ना। ये किया था ना हमने एक रीड ए बनाया था, रीड ए के अंदर बता रहा था कि वो अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा डेटा डिक्लेयर ही नहीं किया है ना, है कि नहीं। तो एक्सटर्नल यूज को हाइड करके रखता है। इट इज की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो हमने किया था ना यार पार्ट, ये है ना। इसके अंदर देखो जब हमने ये, अरे यार, हाँ,
जब हमने रीड ए वाले फंक्शन के अंदर ए को जब सीन कर रहे थे तो बोल रहा था ना कि एरर आ गया था, देखो अपने को अनडिफाइंड सिंबल ए, सर है ना। वो एरर क्यों आया था? क्योंकि क्लास में जो भी क्लास का फंक्शन होता है वही डेटा को वो एक्सेस कर क्लास सकता का है। मेंबर नहीं था। क्लास का मेंबर नहीं है, रीड है तो एक्सेस नहीं कर सकता उसको, सिंपल। ठीक है बेचारा। चलो आगे जाते हैं। ओके, द पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। जो भी पब्लिक मेंबर है उसको आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने फंक्शन को एक्सेस किया था, राइट, रीडर प्रिंट। है ना। तो एसआरओ ऑपरेटर यूज करके, है कि नहीं, फंक्शन जो प्रिंट है यस उसको एक्सेस सर। किया था ना। तो वॉइड, फिर डेमो, एसआरओ ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम, फिर हमने जो भी डेफिनेशन है लिख दिया था, सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज दिस, ऐसा। इफ बोथ द विजिबिलिटी लेबल्स आर मिसिंग, समझो अगर हमने प्राइवेट पब्लिक कुछ नहीं लिखा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देन बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ द क्लास आर ट्रीटेड एज प्राइवेट। ठीक है, अगर हमने विजिबिलिटी लेबल नहीं लिखा यानी पब्लिक नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट सब प्राइवेट ही हो जाएगा। ओके, सच ए क्लास इज कंप्लीटली हिडन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड एंड डज नॉट सर्व एनी पर्पस। अगर ऐसा कोई क्लास बनाया तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ना आप फंक्शन को एक्सेस कर पाओगे ना आप वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे, तो ऐसा क्लास बना करके क्या फायदा, है कि नहीं, समझ गए? सर एक प्रोग्राम के लिए चलेगा ना, बट वो समझा नहीं मैं। मतलब ये तो रियल वर्ल्ड में नहीं चलेगा, बट अगर एक ही प्रोग्राम होगा, कुछ सम वगैरह कैलकुलेट करना होगा दो नंबर्स का। नहीं तो भी नहीं चलेगा ना, तुम कॉल ही नहीं कर पाओगे। ये देखो डेमो देता हूँ मैं, रुक जाओ। तो उसी में डाल देंगे ना ये। हाँ नहीं नहीं, रुको रुको। हाँ हाँ। समझो अगर हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा और ये भी नहीं लिखा, ठीक है, अब सब कुछ प्राइवेट है। ओके, हाँ यस सर। अब जब इसे हम एग्जीक्यूट करने के लिए जाएंगे ना, तब ये क्या बोलेगा कि इज नॉट एक्सेसिबल। यस सर, प्राइवेट है, एक्सेस नहीं कर। समझा? प्रिंट प्रिंट समझा कि नहीं उसमें समझा? डाल देते हो, उसमें क्लास के अंडर। किसमें डालना है बोलो? क्लास के अंडर। क्लास के अंदर ही है ना प्रिंट, रीड भी क्लास के अंदर है, ये देखो, ये देखो, ये क्लास है ना आपकी, हाँ ये देखो ये पूरा क्लास है कि नहीं, ओके। सेमी कॉलम देखो, हम्म। क्लास के अंदर ही है, मगर फिर भी क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर पा रहे, एक्सेसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट है। ओके। तो डॉट ऑपरेटर यूज करके हम पब्लिक को ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा एग्जांपल वापस से देता हूँ कि अगर समझो हमने सब कुछ पब्लिक बना दिया होता, मान लो, ठीक है, तो मैं डॉट ऑपरेटर यूज करके ए का वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रीड वाला पार्ट करता हूँ, फिर डी डॉट ए इक्वल्स टू 50। ओके, ये भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि अभी सब कुछ पब्लिक है, तो डॉट ऑपरेटर के साथ पब्लिक वाला डेटा एक्सेस होता है। ठीक है, अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा। और अगर समझो मैंने यहाँ पर 45 असाइन किया, ठीक है, मगर ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, 50, क्यों? 50 क्योंकि असाइन मैंने किया बात। 45 रीड तो किया, मगर फिर बाद में चेंज कर दिया ना मैंने वैल्यू, यस। है कि नहीं? समझे? देखो यहाँ पर रीड किया 45, मगर फिर ए का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, चेंज करने की वजह से मुझे आंसर 50 मिल रहा है, 45 नहीं मिल रहा। समझ गए? तो इसीलिए डेटा को हम लोग रखते हैं प्राइवेट में, ताकि डेटा चेंज ना हो सके। तो अगर मैंने इसको प्राइवेट रखा होता जैसे पहले था, और ये पब्लिक के अंदर रहेगा, ठीक है, जैसे पहले था, और अगर फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जाऊंगा तो एक एरर आएगा, क्या एरर है, नॉट एक्सेसिबल, अगेन सेम। तो अब मैं डेटा को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि डेटा भी प्राइवेट में है, मगर चेंज कौन कर सकता है, फंक्शन चेंज कर सकता है, राइट? समझ यस। रहे हैं? ठीक है, तो फंक्शन के हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं, मगर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। ये देखो, समझ गए? क्लियर यस। है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कुछ कुछ बेसिक चीजें खाली बस वो दिमाग में रखो। पहला, डेटा हमारा प्राइवेट में होता है, फंक्शंस हमारे पब्लिक में होते हैं। ठीक है, फंक्शंस ही डेटा को एक्सेस कर सकता है, फंक्शंस ही डेटा को प्रिंट कर सकता है, और फंक्शन के थ्रू ही कैलकुलेशन होगा। ठीक है, बस इतना बेसिक चीजें याद रखो, फिर बाद में कॉल करने के लिए तो नॉर्मल आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर यूज करके कॉल करो। ठीक है, यस। क्लियर है? बस इतनी चीज याद रखोगे ना तो कोई भी क्लास का प्रोग्राम आप इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, चाहे प्रोग्राम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना ही बड़ा हो। ओके, चलो।
आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने नंबर और कॉस्ट का। आइटम मेरा क्लास का नाम है, पब्लिक के अंदर दो फंक्शन बनाया है, गेट डेटा पुट डेटा। यहाँ पर void ये लोग लिखते हैं अगर कुछ भी नहीं होता है तो। ये भी एक करेक्ट सिंटेक्स है, अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, अगर कुछ भी पैरामीटर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ने से अच्छा void लिख सकते हो, मगर बाय डिफॉल्ट void ही होता है, तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर, किसी किसी बुक में लिखा होगा इसलिए आपको लोगों को बता देते हैं। ओके, तो यहाँ पर नाम से अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये फंक्शन में क्या हो रहा है। हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं इन दोनों को और वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल। मगर यहाँ पर अलग तरीके का सिंटेक्स यूज किया है हमने। यहाँ पर देखो पैरामीटर पास किया है हमने, तो जब हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे तब पैरामीटर पास होना चाहिए, तो पैरामीटर पास करेंगे और फिर वो जो पैरामीटर पास हुआ है ना उसको नंबर और कॉस्ट में असाइन करेंगे। समझा? यस सर। ठीक है, हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी ये वाले पार्ट का भी डेमो हमने कर लिया है, ठीक है। फिर भी इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, आउटसाइड द क्लास एंड इनसाइड द क्लास। ठीक है, मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी डिफाइंड इन टू प्लेसेस। एक है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, दूसरा है इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। हमने दोनों किया है, राइट। हमने जो रीड है उसको इनसाइड द क्लास डिफाइन किया है और जो प्रिंट था उसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया है कि नहीं? यस। अभी आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन कैसे वर्क करता है? द जनरल फॉर्मेट ऑफ द मेंबर फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास इज दिस। तो ये हमारा फॉर्मेट है। मेरा रिटर्न टाइप होगा कि कौन सा टाइप का वैल्यू रिटर्न होता है। उसके बाद फिर हमारा क्लास का नाम होगा, फिर एसआर ऑपरेटर होगा, उसके बाद फिर फंक्शन का नाम होगा और आर्ग्यूमेंट अगर कुछ रहेगा तो, और फिर फंक्शन का बॉडी। जैसे हमने प्रिंट के केस में किया था, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं था और हमने वो चीज़ डायरेक्टली यहाँ पर पास कर दी थी। ठीक है, दूसरा क्या है, मेंबर फंक्शन इनकॉर्पोरेटेड टू आइडेंटिफाई लेबल। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एसआर ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। और जो मेंबर फंक्शन का नाम है वो लेबल ये फॉलो करता है, मतलब जो भी नाम है वही आता है, लेबल का मतलब ये। दिस फंक्शन टेल्स कंपाइलर द क्लास टू विच द फंक्शन बिलोंग्स। तो ये सिंटेक्स क्या बताएगा कि ये फंक्शन कौन से क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे क्लास डेमो लिखा तो ये पता चलेगा कि ये जो प्रिंट है वो डेमो का पार्ट है, किसी और क्लास का पार्ट नहीं है, क्योंकि एक प्रोग्राम में आप लोग मल्टीपल क्लास बना सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, क्लास का नाम है ट्राई वन, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले वॉइड। फिर यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखो एसआरओ यूज करके बाहर लिखा है। तो ट्राई वन और डिस्प्ले लिखा तो इससे समझ में आता है कि ये डिस्प्ले फंक्शन है वो ट्राई वन का पार्ट है, ट्राई टू का या किसी और क्लास का पार्ट नहीं। समझे? क्लियर है? यस सर। ओके, एक बार जरा इसको पढ़ो।
ओके सब लोगों ने पढ़ लिया ये? यस ठीक है, चलो आगे बढ़ते। सो डेटा इन प्राइवेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन पब्लिक। नहीं गिरिराज, ऐसा नहीं है। जो भी प्राइवेट का डेटा है वो तुम डायरेक्टली वो पब्लिक फंक्शन एक्सेस कर सकता है, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकता। समझा डिफरेंस? ओके नेक्स्ट, inside the class definition, another method for defining a member function is to replace the function declaration by the actual definition. तो दूसरा फंक्शन ये होता है कि मतलब दूसरा मेथड ये है कि जहां पर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पर डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, जैसे हमने रीड के लिए लिखा था, राइट? रीड के लिए हमने डायरेक्टली जहां पर डिक्लेयर किया था वहीं पर फंक्शन का डेफिनेशन भी लिख दिया था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इन्होंने प्रोग्रामिंग इज फन डिस्प्ले, तो वहां पर इन्होंने एसआरओ ऑपरेटर यूज करके कुछ किया नहीं है, सिंपल जहां पर डिक्लेयर किया पब्लिक के अंदर वहीं पर डेफिनेशन भी लिख दिया। When a function is defined inside a class, it is treated as inline function. Normally, only small functions are defined inside the class definition. ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इनलाइन का रूल पता होगा। इनलाइन में हम लोग अगर एक दो लाइन का कोड होता है तो ही यूज करते हैं इनलाइन कीवर्ड, याद है ना? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर कोड होता है तो हम लोग इनलाइन फंक्शन यूज नहीं करते, याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए अगर एक दो लाइन का ही कोड होता है, जैसे कुछ वैल्यू डिस्प्ले करना है या सिंपल वैल्यू रीड करना है, तो सबके केस में हम लोग डेफिनेशन क्लास के फंक्शन क्लास के पब्लिक वाले पार्ट में लिख देंगे। मगर कोई ऐसा केस है जिस केस में हमें कैलकुलेशन करना है, जैसे प्राइम नंबर, इवन, ऑड, ऐसा कुछ इफ एल्स लूप वगैरह सब आएगा डेफिनेशन के अंदर, तो उस केस में हम लोग उसको आउटसाइड द क्लास ही डिफाइन करेंगे। क्लियर है? ओके नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये भी पार्ट हमने इंप्लीमेंट करके देखा, इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। What is an object? Describe how member of a class can be accessed using object class. An object is a variable whose data type is class. कितना सिंपल डेफिनेशन है ना? यस सर। है कि नहीं? इसका एग्जांपल भी देखा हमने, डेमो डी, है ना? तो ऑब्जेक्ट डी, ठीक है, वो उसका डेटा टाइप क्या है? डेमो, सिंपल। और डेमो क्या है? क्लास। समझ गए? तो ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल ही होता है जिसका डेटा टाइप होता है क्लास, सिंपल। ठीक है नेक्स्ट, यूजर हैज मोर देन वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूजर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकता है, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। हमने अपने एग्जांपल में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, आप लोग चाहो तो डेमो D1 D2 D3 DN जितना जितना ऑब्जेक्ट बनाना है उतना ऑब्जेक्ट बना लो, और उतने ऑब्जेक्ट के साथ तुम उतनी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन सेम रहेगा, फंक्शन सेम रहेगा, बस खाली आप लोगों को अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग बार वापिस से डॉट ऑपरेटर यूज करना रहेगा, सिंपल। जैसे एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, समझो यहाँ पर हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता है डेमो D, E। ठीक है, तो अभी जैसे डी के साथ हमने प्रिंट किया है, ठीक है, ई के साथ भी रीड कर सकते हैं और ई के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ई वाला रीड अलग से काम करेगा, डी वाला रीड अलग से काम करेगा, डी वाला प्रिंट अलग से काम करेगा, ई वाला प्रिंट अलग से काम करेगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसा मिक्स नहीं होगा। तो अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो उस केस में क्या होगा कि पहले जो ये पूछ रहा है ना, रीड द वैल्यू ऑफ ए, ये डी वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू पूछ रहा है, तो 45, तो जो आउटपुट आया है वो डी वाले का ऑब्जेक्ट का प्रिंट आया है। अभी 50, अब ये जो आउटपुट आया है वो ई वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू आया है। समझे? यस ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, तो ऐसे तो आप लोग एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे हम लोग एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, फाइन। Accessing member, हाँ ये रहा, ये syntax है, declaration of object is similar to that of the variable of any basic type. The necessary memory space is allocated to an object at this stage. तो जैसे नॉर्मल वेरिएबल क्रिएशन में अगर int a वेरिएबल क्रिएट किया तो 2 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, फ्लोट f क्रिएट किया तो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हो रहा है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो ऑब्जेक्ट के लिए जो क्लास के अंदर हमने जितना वेरिएबल्स बनाया है, जितना फंक्शंस बनाया है, वो जितने वेरिएबल्स और फंक्शंस के लिए जितना मेमोरी चाहिए होगा वो सब कुछ एट ए टाइम असाइन हो जाएगा। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्लास में हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाया था, ठीक है, इंट ए। समझो अगर हमने 2 वेरिएबल बनाया होता, इंट a, b, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे
ठीक है, डेमो डी, तो उस केस में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम 4 बाइट्स तो ऑक्यूपाई करेगा ही मेमोरी। समझे कैसे 4 Yes. बाइट्स? क्योंकि हमने दो वेरिएबल बना दिया, इसीलिए दो इंट के लिए 2 बाइट्स के हिसाब से मिनिमम 4 बाइट्स तो ऑक्यूपाई करेगा, प्लस फंक्शन के लिए जो एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई करना होगा, मेमोरी एलोकेट करना होगा, एलोकेट करेगा। समझ गए? ओके, Yes. यस सर। नेक्स्ट, एक्सेसिंग मेंबर ऑफ ए क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो अभी ऑब्जेक्ट को यूज करके कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं मेंबर्स को। पहला, द प्राइवेट डेटा ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू द मेंबर फंक्शन ऑफ दैट डेटा। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन का हमने एग्जांपल भी देखा बहुत सारा, ठीक है, कि जो प्राइवेट डेटा होते हैं, the private data of a class can be accessed only through the member function of that class। ठीक है, यानी जो हमने प्राइवेट में int a बनाया था, वो a वेरिएबल को पब्लिक में जो फंक्शन है वो ही एक्सेस कर सकते हैं। ओके, कोई दूसरा फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता। किसी का माइक ऑन रह गया है, प्लीज ऑफ कर दो, देख लो अपना अपना माइक सब लोग। ओके, ऑफ हो गया, थैंक यू। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स है, जो भी वेरिएबल्स है हम लोग प्राइवेट में बनाते हैं और पब्लिक में फंक्शंस बनाते हैं, और पब्लिक फंक्शन के पास ही पावर होता है कि प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सके। क्लियर? ठीक है, याद रहेगा। सर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट, टू यूज अ मेंबर फंक्शन, द डॉट ऑपरेटर कनेक्ट्स द ऑब्जेक्ट नेम एंड द मेंबर फंक्शन। तो जो अगर हमें मेंबर फंक्शन यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल रीड को कॉल करना है या प्रिंट को कॉल करना है, तो उस केस में हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, है ना, डी डॉट प्रिंट, ई डॉट प्रिंट, राइट, डी डॉट रीड, ई डॉट रीड, है ना? क्लियर है? ओके, Yes. तो ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर का फंडा यूज करके हम लोग फंक्शंस को कॉल करते हैं। नेक्स्ट, The following format is used to call the member function। तो ये फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। अगर कुछ आर्गुमेंट हुआ तो हम लोग आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। एक आर्गुमेंट वाला एग्जांपल भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, अब ये एग्जांपल में कुछ मिस्टेक्स है, हम ये वाला एग्जांपल एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें क्या मिस्टेक्स है मैं बताता हूँ। ठीक है, वैसे फिलहाल तो एक बार लिखा हुआ है कोड, ये मैं कोड ही ओपन कर लेता हूँ तो ईजी हो जाएगा। आप पहले समझ लेते हैं कि ये प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं ये लोग। ये प्रोग्राम के अंदर सिंपल सा चीज है कि हमने दो वेरिएबल बनाया, इंट नंबर, और अगर आप नोटिस करो तो पब्लिक के अंदर कॉस्ट को लिखा है। तो एक डेमो के लिए कि हम लोग वेरिएबल्स को पब्लिक में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ओके, तो हाँ, ये डेमो ये बता रहा है कि हम लोग प्राइवेट में भी डेटा को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट में डिक्लेयर किया तो भी ये नॉर्मल तरीके से काम करेगा, बस खाली उसकी खासियत ये होती है कि हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करके उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसका वैल्यू चेंज कर पाएंगे, जैसे हमने डेमो में किया था, राइट। हमने पब्लिक, जब एक ही कॉमन पब्लिक बना दिया था, तब हम लोग ए का वैल्यू चेंज कर पा रहे थे ना ऑब्जेक्ट के थ्रू, याद है? वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हो जाएगा, याद है ना, हमने चेंज किया था ए का वैल्यू। Yes, sir. ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, अब ठीक है। तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं कि कुछ वेरिएबल्स, एक वेरिएबल को प्राइवेट में डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल को पब्लिक में डिक्लेयर किया है, और डेफिनेशन लिखा है दोनों फंक्शन के अंदर ही, और वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं, असाइन करने के बाद वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में खाली बस एक ही एरर है, क्या बता सकते हो? कौन? तो कौन नहीं, कौन बता सकता है क्या एरर है? कोई बता सकता है? सोचो, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या एरर है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में? ये देखो, ये पूरा कोड है, कितना कोड है, क्लास यहाँ से स्टार्ट हुआ है, प्राइवेट के अंदर ये है, पब्लिक के अंदर ये सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस है, डेफिनेशन है। जो भी एरर है ना इधर ही है, ठीक है, यहाँ पर तो सब कुछ सही है। जो भी एरर है यहीं पर है। क्या एरर है आप लोगों को क्या लगता है?
बोलो, कुछ भी बोलोगे चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। सही तो क्रिटिक। सी आउट में ए और बी हो रहा है वो परफेक्ट, नंबर और सी आउट में कॉस्ट ए और बी हो रहा है, वहां पर क्या होना चाहिए? नंबर एंड कॉस्ट नंबर एंड कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि ए और बी एक्सेसिबल है ही नहीं, ए और बी तो वेरिएबल ही नहीं बनाया हमने। वेरिएबल तो नंबर और कॉस्ट को बनाया है, और वैल्यू भी असाइन देखो नंबर और कॉस्ट में किया है ना, है कि नहीं? यहाँ पर देखो यस गेट डेटा के अंदर वैल्यू असाइन भी नंबर और कॉस्ट में किया है, मगर प्रिंट करते वक्त ए और बी प्रिंट कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल? होगा ही नहीं। यहाँ पर प्रिंटिंग में आएगा नंबर एंड कॉस्ट। इसीलिए जब बुक पढ़ोगे ना टीपीएस, तो आंखें खोल के पढ़ना, ओके? तो यहाँ पर नंबर और कॉस्ट आएगा, ए और बी नहीं आएगा, समझ गए? बाकी ये ठीक है, हम लोग पैरामीटर ऐसे नॉर्मली भी पास कर सकते हैं, यानी डिफॉल्ट डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकते हैं, तो वैल्यू रीड करके भी पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जैसे नॉर्मल फंक्शन में करते हैं वैसे ही फंडा है, ठीक है? ये प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं अभी। यार आइटम इज अ क्लास विथ प्राइवेट वेरिएबल एंड पब्लिक, ठीक है? प्राइवेट वेरिएबल हमने बनाया नंबर, प्राइवेट वेरिएबल नंबर, एंड पब्लिक के अंदर हमने कॉस्ट वेरिएबल बनाया, प्लस गेट डेटा बनाया है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स है, और शो फंक्शन बनाया है जिसमें वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। द एक्स इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आइटम, एक्स हमारा ऑब्जेक्ट है आइटम का, एक्स डॉट एक्स डॉट गेट डेटा 20, 30 ओके फाइन। This declaration will apply value 20 and 30 to number and cost respectively. Okay, तो जो भी 20 और 30 हमने पास किया है वो ए और बी में जाएगा, और ए और बी के हेल्प से हमने नंबर और कॉस्ट में वैल्यू असाइन कर दी है, राइट? है कि नहीं? ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है नेक्स्ट पार्ट, सिमिलरली पब्लिक वेरिएबल ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस्ड विद इन द मेन फंक्शन, बट प्राइवेट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड। मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट को, दे कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द पब्लिक फंक्शन ऑफ द सेम क्लास। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फंक्शन x डॉट गेट डेटा 20, 30, if directly apply 20 and 30 to the number and cost in this way, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमने डायरेक्टली कोशिश किया कि x डॉट नंबर इक्वल टू 20 अप्लाई करें, तो पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को एरर आएगा, क्योंकि नंबर को हमने प्राइवेट में डिक्लेयर किया, ठीक है? मगर ये जो स्टेटमेंट है ये पॉसिबल है x डॉट कॉस्ट इक्वल टू 20, क्योंकि ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि कॉस्ट हमारा पब्लिक है। हमने एग्जाम्पल भी देखा था ए वाला, राइट? डी डॉट ए 50 हमने असाइन किया था, यस याद है? सर। ठीक है, सेम फंडा यहाँ पर भी यूज हो रहा है। देन there will be an error in the first statement because the number is private member of the class, whereas where there is no error in second statement because cost is public member of class, ठीक है? सिंपल। ये एक एग्जांपल है जीसीडी प्रोग्राम कैलकुलेट किया इन्होंने फंक्शन यूज करके और क्लास यूज करके। तो हम लोग ये वाला पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ओके? ये पहले से लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली प्रोग्राम ओपन करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये रन हो रहा है। मेरे पर्स में होगा या फिर मेरे ड्रॉ में होगा, देखो जहाँ पर मैं बैठूं। ओके, शायद नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, हम लोग लिख ही लेते हैं फटाफट। हमें याद तो है फिलहाल, चलो देखते हैं कि कितना प्रोग्राम आप लोगों को याद है, ठीक है? रिकॉल करो फटाफट, क्लास का नाम क्या था? क्लास का नाम क्या था? नंबर और कॉस्ट वाले क्लास का नाम क्या था जिसमें नंबर और कॉस्ट वेरिएबल थे? अरे आवाज आ रही है? यस सर। तो क्लास का नाम क्या था? एक्स शायद नहीं, एक्स, एक्स तो आइटम का एक्स है, वो एक्स तो आइटम का ऑब्जेक्ट है ना, है कि नहीं? हाँ तो क्लास क्लास का आइटम नाम क्या हुआ? आइटम। आइटम, वेरी गुड, आइटम, ठीक है? प्राइवेट में हमने क्या डिक्लेयर किया था? नंबर। नंबर। नंबर, वेरी गुड। पब्लिक में कॉस्ट। कॉस्ट, सो इंट कॉस्ट, ओके? और
अंदर रिपोजिटरीज। और रीड करने के लिए क्या यूज किया था हमने? गेट डेटा, गेट डेटा, वेरी गुड। और उसके अंदर कुछ पैरामीटर था, इंट बी, इंट ए कॉमा इंट बी, वेरी गुड। फिर डेफिनेशन में क्या था? नंबर इज नंबर इक्वल्स टू ए, परफेक्ट। कॉस्ट नंबर Cost इक्वल्स equals टू to ए, B. कॉस्ट इक्वल्स टू बी, वेरी गुड। फिर पुट पुट के डेटा, कौन सा यूज किया था डिस्प्ले करने के लिए? पुट डेटा, पुट डेटा। इसका डेफिनेशन भी हम लोग इनलाइन ही लिख रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या डिस्प्ले किया था? क्या डिस्प्ले करना है इसके अंदर? सी आउट, नंबर Number. एंड कॉस्ट। नंबर एंड कॉस्ट। सो नंबर, सी आउट नंबर थोड़ा अलग तरीके से डिस्प्ले करेंगे ताकि हम समझ सके। हैंडल, और यहाँ पर सी आउट, कॉस्ट, सी आउट कॉस्ट, सी आउट हैंडल। ओके, यस सर। मैंने डेमो में चेंज करो यार, मेरे को नया क्लास बनाना चाहिए था। सेव एस, मैं भी ना। आइटम, फाइन। ओके, ठीक है, हमारा ये हो गया। इस सब की जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट। अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? आइटम। आइटम, आइटम, आइटम का रहेगा x, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। कॉल क्या होगा? कॉल किसको करेंगे? एक्स डॉट पुट डेटा, गेट डेटा, अरे पहले गेट तो कर ले। गेट डेटा फिर पुट डेटा। x डॉट गेट डेटा। अभी गेट डेटा के अंदर हमें वैल्यू पास करनी है ना, पैरामीटर। यस सर, तो डायरेक्टली वैल्यू पास कर देते हैं 20, 30, ठीक है। और प्रिंट की जगह पर क्या आ जाएगा? पुट डेटा, ठीक है, x डॉट, राइट यस सर, राइट। चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। आ गया? यस सर, है ना? अब चाहे तो हम लोग इसका वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। किसका? कॉस्ट का। जैसे अगर हमने यहाँ पर 20, 30 पास किया, फिर x डॉट कॉस्ट इक्वल्स टू 40 लिख दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? पहले तो 30 पास होगा, 30 असाइन होगा, मगर फिर हमने x का वैल्यू x 40 कर दी। यूज करके कॉस्ट का वैल्यू 40 कर दिया, तो प्रिंट होते वक्त 40 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देख, यस क्या सर, दूं, समझा? क्लियर है? तो ये सर, पब्लिक में था, इसीलिए हम लोग चेंज कर पा रहे हैं, प्राइवेट वाला चेंज नहीं कर पाए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर x डॉट नंबर लिख के चेंज करने की कोशिश करेंगे 25, तो ये चेंज नहीं होगा, हमें एरर देगा ये, है ना। आइटम का नंबर अभी एक्सेसिबल नहीं है, समझा? यस सर। तो वैसे थोड़ा सा फनी है, मगर ये आइटम और एक्स ऐसा जोक नहीं लग रहा कि ये जोक की तरह ट्रीट हो रहा है। जैसे जैसे मतलब थोड़ा सा अलग से मत लेना, मगर जनरली कैसा होता है कि हम जब किसी को लाइक करते हैं तो हम लोगों के दोस्त लोग होते थे, तेरी आइटम है देख, है ना, हम एक लेबल लगा देते हैं उसको, राइट। उसके बाद फिर अब अभी जैसे यहाँ पर हम लोग नंबर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइटम का नंबर एक्सेसिबल नहीं है, उसने नंबर नहीं दिया तुमको, तुम्हारा तुमको तो उसका नंबर नहीं दिया क्योंकि वो नंबर प्राइवेट है, उसके पास ही है, वो एक्सेसिबल नहीं है, तुम नहीं यूज कर सकते उसका नंबर। ओके, उसके बाद फिर ठीक है, फाइन। ओके, वैसे लेबल नहीं लगाना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, मगर बस ऐसे ही क्लिक हो गया दिमाग में, क्योंकि स्कूल में ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, है कि नहीं। हमारे हाँ आइटम छे, आ छोकरी मारी छे, उसको छोकरी को नहीं पता होगा कि वो उसकी है।
अपने दोस्त लोग को पता होगा सबको। ऊपर से चिढ़ाना चालू कर देते फिर। ओके फाइन। हाँ, हम चाहे तो वैल्यू रीड करके भी पास कर सकते हैं, जैसे इंट ए कॉमा बी। ओके, सी आउट, मतलब ए कॉमा बी अभी यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गया, जो वहां पर इंट ए बी है वो अलग है और ये यहाँ पर लोकल वेरिएबल है, ठीक है। सो एंटर वैल्यू फॉर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, या फिर लिख सकते हैं नंबर एंड कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर सी इन कर सकते हैं, सी इन बी, और ए बी भी पास कर सकते हैं यहाँ पर। एक काम करते हैं हम लोग, दोनों तरीके से कर देते हैं। एक डायरेक्टली वैल्यू किया है और यहाँ पर एक और बार कॉल कर लेते हैं उसको। हम लोग कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट से मल्टीपल टाइम भी कॉल कर सकते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना करके भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। समझा, ठीक है। तो एक्स डॉट गेट डेटा, अब हम लोग वैल्यू पास करेंगे ए और बी को, और एक्स डॉट प्रिंट पुट डेटा। ओके, तो दोनों वे से अलाउड है। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो, एक्स कॉमा वाई, और y से भी कॉल कर सकते हो यहाँ पर y डॉट गेट डेटा, और ऐसे भी पॉसिबल है कि x से तुम 2 बार कॉल कर दो तो भी चलता है, ठीक है। तो अभी कॉस्ट पूछ रहा है 15 नंबर हो गया, और कॉस्ट का वैल्यू समझो 25 डाला हमने। तो देखो, जब फर्स्ट टाइम प्रिंट हो रहा है तब जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो प्रिंट कर रहा है, राइट, है ना। और जब सेकेंड टाइम प्रिंट हो रहा है तब जो हमने पास किया है वो एज एन आर्ग्यूमेंट गया है और वो वाला वैल्यू प्रिंट हो रहा है। समझे, क्लियर है। यस सर। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, राइट, है ना। कितना इजी है क्लास, ऐसा लग रहा है कुछ डिफिकल्ट है आपको, लग रहा है ऐसा कुछ नहीं, नो कॉम्प्लिकेटेड सर। है ना। बहुत ही इजी है, बस खाली सिंपल सिंपल सिंटैक्स है, सिंटैक्स को बस खाली याद रखो। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस खाली इसमें सब बेसिक चीजें जो हमने पढ़ी है ना स्टार्टिंग से, वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, वही सब का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। पैरामीटर पास करना, रीड करना, असाइन करना, उसके अलावा कुछ नया किया क्या हमने, बस खाली ये सबको मर्ज कर दिया क्लास के अंदर, बस खत्म, बाइंड कर दिया इसको फंक्शन और डेटा को बस, और ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है, राइट, है ना। यस। तो ये प्रोग्राम हमारा हो गया, अब सेव, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने जीसीडी का प्रोग्राम किया है, आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि ये जीसीडी का प्रोग्राम आप अगर पॉसिबल होगा तो एग्जीक्यूट करके देखना, नहीं पॉसिबल होगा तो फिर भी ट्राई करना अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसमें क्या किया है, ठीक है। इसके अंदर आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन क्यों है, क्योंकि ये सिंगल लाइन नहीं है ना, इनलाइन की तरह नहीं है ना, एक दो लाइन नहीं लिखना है यहाँ पर पूरा लॉजिक लिखना है। तो जब पूरा लॉजिक लिखना रहता है तो उस केस में हम लोग आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन का लॉजिक यूज करते हैं। ओके, फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं, यस क्लियर सर। है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज, जब एक दो लाइन होता है तब हम लोग इनसाइड द क्लास डेफिनेशन लिखते हैं, और अगर पूरा लॉजिक है तो आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन लिखते हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमने जीसीडी ए और बी का कैलकुलेट किया है, और रीडिंग से लेकर, वैल्यू रीड करने से लेकर के पूरा लॉजिक और प्रिंटिंग ऑफ जीसीडी सब कुछ एक ही जगह पर, एक ही फंक्शन में किया है। तो ऐसा भी अलाउड है, जरूरी नहीं कि तुम अलग अलग फंक्शन बनाओ, मगर एक जनरल टेंडेंसी होती है कि रीडिंग के लिए अलग फंक्शन होता है, कैलकुलेशन के लिए अलग फंक्शन होता है, वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए अलग फंक्शन होता है। ऐसा सब करते हैं तो थोड़ा इजी रहता है, चीजें स्मूथ काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। क्योंकि हर एक का काम फिक्स हो जाता है कि रीडिंग वाला फंक्शन रीड करेगा, एग्जीक्यूशन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंटिंग वाला फंक्शन प्रिंट करेगा। तो इससे ना स्मूथनेस हो जाता है, ठीक है। जो भी प्रोग्रामर है उसको भी समझ में आता है कि कौन सा फंक्शन कब कॉल करना है, समझे। तो आगे चल के अगर आप प्रोग्रामिंग में जाओगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अलग अलग इसको है ना, अगर अगर कोई प्रोग्रामर मतलब प्रोग्रामिंग करता है तो उसको पता होगा, इसको कहते हैं गेटर एंड पुटर, ये टर्म यूज करते हैं, ठीक है। गेटर यानी जहाँ पर वैल्यू सेट हो रही है, असाइन हो रही है, रीड हो रही है। पुटर यानी जहाँ से वैल्यू प्रिंट हो, कहीं पर सुना होगा अगर किसी ने प्रोग्रामिंग किया होगा तो उसको शायद आइडिया होगा इस चीज का, ये टर्म का, ठीक है। ये क्लियर है, ये आप लोग एग्जीक्यूट करके देखोगे अपने एंड से, ओके। वेरिएबल्स लेकर के
समझ के देखोगे कि ये बराबर से जीसीडी कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रेंडली फंक्शन? ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली में थियरी है आपका। ये जो फ्रेंडली फंक्शन है वो, प्लस ये जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है फ्रेंडली फंक्शन का। ये एग्जांपल भी रॉन्ग है, ये एग्जांपल भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, पॉइंटर के थ्रू कैसे करते हैं वो, फिर स्टैटिक डेटा एंड फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये हमारा आएगा। ठीक, तो आज ये छोटा छोटा पार्ट खत्म कर लेते हैं, फिर हमारा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके ये मेनली आपका थ्योरी है फ्रेंडली फंक्शन। ये आप लोगों को ऐसा प्रोग्राम वगैरह में, बोर्ड वगैरह में क्वेश्चंस नहीं आते ज़्यादातर, मेनली थ्योरी आएगा इसका। फीचर्स पूछ लेंगे या डेफिनेशन पूछ लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स खाली बस याद करके जाना, डेफिनेशन याद करके जाना, बहुत ही सिंपल सा है। बस सिंटैक्स याद करके जाना कि कैसे डिक्लेयर करते हैं। नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है, बस खाली फ्रेंड वर्ड आ जाता है। जैसे इनलाइन में कैसा होता है कि इनलाइन वर्ड आ जाता है, राइट। इनलाइन फंक्शन जब हम लोग नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो उसके आगे क्या लिख देते हैं, इनलाइन, राइट। तो वही फंक्शन या वही वही लॉजिक यहाँ पर यूज करते हैं, बस खाली एक कीवर्ड ऐड कर देंगे, फ्रेंड, करेक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन के डिक्लेरेशन की तरह ही होता है, बस खाली यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड हो जाता है जिसको कहते हैं फ्रेंड। समझ गए? अब ये क्यों करते हैं, मतलब फ्रेंड फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस हो जाता है अगर हमने फ्रेंड लिखा? ठीक है, वो हम लोग समझते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है? अगर आप नोटिस करो ना तो पूरे इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग तरीके का फंक्शन ही क्रिएट करने वाले हैं। अभी तक जो हमने प्रोग्राम किया उसमें नॉर्मल तरीके से फंक्शन बनाया था, और वो फंक्शन बना करके नॉर्मल तरीके से हमने, मतलब जो भी प्रोग्राम का क्लास का सिंटेक्स होता है उसे फॉलो करके इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, कॉलिंग वगैरह सब कुछ एक नॉर्मल क्लास जैसे होता है वैसे किया था। अब समझो हमने हमें फंक्शन को किसी और तरीके से एक्सेस करना है, तो फ्रेंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन की खासियत क्या रहती है कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती कॉल करने के लिए। समझा? मैं फिर से बोलता हूँ, फ्रेंड फंक्शन अगर हमने डिक्लेयर किया है तो उसकी एक खासियत रहती है कि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कॉल करने के लिए, उसको नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कॉल करने के लिए, तो डिफाइन करने के लिए भी क्लास की जरूरत नहीं है। अगर हमें आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन लिखना है फ्रेंड फंक्शन का, तो उसके लिए हमें एसआरओ ऑपरेटर और क्लास नेम का यूज करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल फंक्शन की तरह ही उसको डिफाइन कर सकते हैं, चाहे आउटसाइड द क्लास डिफाइन करो या इनसाइड द क्लास डिफाइन करो। समझा? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर फ्रेंड वर्ड आ गया ना तो इसका मतलब वो फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बस। तो वो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्लास की जरूरत नहीं है, वो फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से डिफाइन करो, नॉर्मल तरीके से कॉल करो, बस। ठीक है, बस खाली इसमें एक चीज याद रखना पड़ता है कि जो आर्ग्यूमेंट पास होगा ना वो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे, नॉर्मल वेरिएबल पास नहीं करेंगे, बस। खाली इस बात का ध्यान रखें। ओके, क्लियर है? यस। Yes, अभी sir. ये सारा हम लोग थ्योरी में पढ़ लेते हैं इसको। कोई कोई जरा रीड करो, माइक ऑन करो, रीड करना शुरू करो। अरे इतना सोचते क्या हो यार, कोई भी माइक ऑन करके चालू कर दो रीड करना। कैसा नमूने यार, जरा सा भी कॉन्फिडेंट भी नहीं है तुम लोगों को कि माइक ऑन करके रीड करना शुरू करूं। हाँ चलो ठीक है, नाम भी बुला लेता हूँ। पता नहीं किस बात का डर है आप लोगों को। अंश 115 रीड करो। चला गया क्या अंश? अंश
अंश का अंश नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अंश, तुम्हारा खाली बस अंगूठा दिखाई दे रहा है मेरे को। गिरिराज तुम रीड करो। यस सर। ओके। C++ सर वो बीच C++ सर बीच में वो ब्लैक कलर आ रहा है। हाँ रुको रुको, हाँ अंश का माइक वर्क नहीं कर रहा, सॉरी अंश, अपोलॉजी फ्रॉम माय साइड। चलो आगे बढ़ो। C++ allows the common function to be made friendly with more than one classes, thereby allowing the function to have access to the private data of classes. Such a function need not to be member of any classes. ओके वेरी गुड, नेक्स्ट। Non-member function cannot have access to the private data of a class. However, there could be a situation where user would like two classes to share a particular function. At this situation, friend function is used. To Okay. make an outside function friendly to a class, simply declare the function as the friend of the class as shown below. Class, तो class name. हाँ मैं रीड कर देता हूँ। यहाँ पर सिंटेक्स यहाँ पर इन्होंने बताया सिंपल तरीके से कि क्लास का नाम आएगा, समझो डेमो हो गया, आइटम हो गया, या कोई भी क्लास का नाम आप लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्लास नेम ब्रेसेस ओपन, प्राइवेट में जो भी आप लोगों को वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करना है डिक्लेयर कर दो, पब्लिक में जो भी फंक्शन डिक्लेयर करना है डिक्लेयर कर दो, एक एक्स्ट्रा फंक्शन डिक्लेयर कर दो जो फ्रेंड टाइप का हो। अब ये फंक्शन की खासियत क्या होगी, ये प्राइवेट डेटा को नॉर्मली एक्सेस कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। और ये मल्टीपल क्लासेस से इजीली कम्युनिकेट कर सकता है, यानी अगर समझो दो क्लास आप लोगों ने प्रोग्राम में बनाया है, तो एक क्लास से दूसरे क्लास में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प कर सकता है आप लोगों का फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, इसका एग्जाम्पल है नीचे ये वाला, हम ये सॉल्व करेंगे एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करो। The keyword friend declares the function to be friendly with the class. This function is defined as a normal C++ function. The function definition does not use class name keyword, friend or scope resolution operator. A friend function has following characteristics. It is not in the scope of the class to which it has been declared as friend. Since it is not in scope of class, it cannot be called by using object of that class. It is called like a normal C++ function. It can be declared either in public or the private part of a class without affecting the meaning. Usually it has the objects as argument. It cannot access the member function directly and has to use an object name and dot operator with each member name. ओके, मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स क्लियर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं फिर भी एक एक पॉइंट्स बता देता हूँ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के लिए जनरली 2 मार्क के लिए आता है, मतलब ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क का होता है, जिसमें आपको सिंटेक्स पूछ सकते हैं या फिर फ्रेंड फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो पूछ सकते हैं। तो सिंटेक्स एक्सप्लेन कर देने का और इसमें से 4 पॉइंट लिख देने का बस, तो आप लोगों का 3 मार्क हो गया। वैसे ऊपर वाला पार्ट तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि नॉर्मल फंक्शन की तरह ही ट्रीट होता है अगर हमने फ्रेंड कीवर्ड यूज किया तो। उस केस में हमें डिक्लेयर या फिर डिफाइन करना हुआ तो डिफाइन करने के लिए हमें क्लास नेम और कीवर्ड फ्रेंड वगैरह ये सब की कोई जरूरत नहीं होती, और ऐसा और ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं होती। नॉर्मल फंक्शन की तरह हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गया। अब यही चीज सारी यहाँ पर फीचर्स में यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने। पहला पॉइंट ये है कि ये स्कोप में नहीं होता क्लास के, क्योंकि हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एसआर ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नॉर्मल फंक्शन की तरह ही इसको डिक्लेयर करते हैं, बस खाली कीवर्ड फ्रेंड लगा देते हैं और नॉर्मल फंक्शन की तरह डिफाइन करते हैं और नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल करते हैं। क्योंकि स्कोप में नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है कॉल करने के लिए, राइट। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देखो तो ऑलमोस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए, राइट है कि नहीं। उसके बाद इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन पब्लिक, अभी जब वो स्कोप में ही नहीं है, ठीक है, यानी मतलब क्लास को वो जो फ्रेंड फंक्शन है वो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही काम कर रहा है, तो चाहे उसको पब्लिक में डिक्लेयर करो या प्राइवेट में डिक्लेयर करो, कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। नो सर। नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को चाहे प्राइवेट में डिक्लेयर करो फ्रेंड फंक्शन को या पब्लिक में डिक्लेयर करो फ्रेंड फंक्शन को, बस खाली फ्रेंड कीवर्ड आपको एक्स्ट्रा लगाना है, तो नॉर्मल फंक्शन की तरह ही काम करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजुअली इट हैज ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नॉर्मल वेरिएबल हम लोग पास नहीं करते, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, क्लास का जो डेटा है जो प्राइवेट में है उसको एक्सेस करने के लिए तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ना,
समझा? यस सर। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन का जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन में जब हम लोग को वेरिएबल यूज करना होगा, चाहे वो प्राइवेट में हो या पब्लिक में हो, उस केस में तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट पास करते हैं आर्गुमेंट। समझा रीजन? यस Okay, next, it cannot access the member function directly and has to use an object name and dot operator with each member name. कहने का मतलब वही है जो मैंने 4th पॉइंट में आप लोगों को बताया था, वही चीज यहाँ पर इन्होंने बताई है कि जो भी डेटा मेंबर्स है या फिर मेंबर फंक्शन है क्लास के, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता और उसको एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट पास करते हैं आर्गुमेंट। समझ गया? यस ओके, नेक्स्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो ऊपर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है। 3 मार्क के लिए भी पूछ लिया था, 3 मार्क के लिए पूछेगा तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स चुपचाप लिख देने का, ठीक है? it is not in the scope of the class, it has been declared, तो स्कोप में नहीं है। since it is not in the scope, it cannot be accessed using the object of that class, नॉर्मल फंक्शन की तरह इसको कॉल करते हैं। It is declared either in private or public without affecting its meaning, चाहे प्राइवेट में नहीं होता, ठीक है? नेक्स्ट, ये हमारा फ्रेंड फंक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन वाला प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमने लिखा है। अब ये प्रोग्राम में खाली एक एरर है, वो मैं बता देता हूँ क्या है, ठीक है? वो एरर है यहाँ पर, जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, एक्सचेंज, यहाँ पर एरर है कि इन लोगों ने, ठीक है, पहले एबीसी को कॉल किया है, फिर पीक्यूआर को कॉल मतलब पास किया है, फिर पीक्यूआर को पास किया है। एक्चुअली में उल्टा पास होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है ना, उसके अंदर उन्होंने ऑब्जेक्ट पहले बी का बनाया है और ए का बनाया है। यहाँ पर पास करते वक्त पहले बी का ऑब्जेक्ट पास होगा और ए का ऑब्जेक्ट पास होगा, ठीक है? बस खाली यही मिस्टेक है इस पूरे प्रोग्राम। ओके, अब ये प्रोग्राम क्या है एक बार समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में ये लोग क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइवेट डेटा है ना 2 क्लास का, जैसे क्लास ए और क्लास बी, इन दोनों के प्राइवेट डेटाज है, ठीक है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम फ्रेंड फंक्शन के हेल्प से कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों का वैल्यू इंटरचेंज कर दें। समझा? Yes. ओके, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब फ्रेंड फंक्शन के केस में फॉरवर्ड डिक्लेरेशन जरूरी है। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन जरूरी है मतलब जब हम लोग फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं तो क्लास को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर उसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आप नोटिस करो तो एक इंटरेस्टिंग सी लाइन लिखी हुई है, ठीक है? ये देखो, ये वाला दिख रहा है सबको, ठीक है? क्लास ए सेमीकोलन, ठीक है, फिर आगे लिखा है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। यानी हमने ब्रेसेस ओपन नहीं किया, ब्रेसेस क्लोज नहीं किया, कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाया, कोई फंक्शंस नहीं बनाया, खाली बस क्लास ए लिख करके सेमीकोलन कर दिया। इसको कहते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। कहने का मतलब क्या है कि डिक्लेरेशन हमने पहले ही कर दिया है, इसका डेफिनेशन हम नीचे लिखने वाले, ठीक है? इसका डेफिनेशन देखो ये रहा, ठीक है? क्लास ए, फिर ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज, और जो भी प्राइवेट और पब्लिक पार्ट है वो। समझे? क्लियर है? Yes. ओके, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारा फंक्शन में भी होता है ना, फंक्शन हम मेन के पहले डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? मेन के बाद उसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट? मेन के अंदर कॉल करते हैं, 3 पार्ट होता है ना फंक्शन का। वही वाला लॉजिक यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है कि क्लास को पहले हमने डिक्लेयर कर दिया है, डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, मगर उसके पहले हम दूसरा क्लास का डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन अगर 2 क्लास में कॉमन होगा तो ये पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। ओके फाइन, तो अभी आप बी के ऊपर, बी जो क्लास है उसका जो डेफिनेशन है वो देखो कि बी क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है वैल्यू 2, ठीक है, प्राइवेट, और फिर गेट डेटा फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू 2 में क्या असाइन किया है, 21, तो 21 वैल्यू असाइन करके रख दिया, ठीक है? फिर एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया, डिस्प्ले फंक्शन में जो भी वैल्यू 2 का वैल्यू है वो प्रिंट करता है, ठीक है? और यहाँ पर मेन इंटरेस्टिंग लाइन है क्या, ये वाला, ठीक है? ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक्सचेंज नाम का फंक्शन बना रहे हैं जो फ्रेंड फंक्शन, ओके? तो ये फ्रेंड फंक्शन इजीली आप लोगों के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, मगर यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एड्रेस ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू इंटरचेंज करनी है। नॉर्मली भी इंटरचेंज हो सकती है, मगर हमें जो पास बाय रेफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना, याद है ना? क्योंकि अगर पास बाय वैल्यू से किया तो लोकल ही चेंज होगा ना, तो पूरा तो चेंज होगा नहीं,
याद आ रहा है जो पास बाय वैल्यू वाला प्रोग्राम किया था हमने, यस पॉइंटर हेल्प करके, पॉइंटर का यूज करके हमने इंटरचेंज किया था वैल्यू, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर नोटिस करो तो हमने देखो ऑब्जेक्ट बनाया है, बी का एड्रेस यूज करेंगे और ए का एड्रेस यूज करेंगे। तो बी और ए क्या है, हमारा क्लास, समझे? ओके, यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास ए का डेफिनेशन। प्राइवेट के अंदर हमने वेरिएबल बनाया है वैल्यू 1, पब्लिक के अंदर हमने फंक्शन बनाया है गेट, असाइन किया है 12, डिस्प्ले DISP नाम का फंक्शन बनाया है और असाइन, और उसके अंदर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम फ्रेंड फंक्शन यूज किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक हो गया और ये सेम फ्रेंड फंक्शन देखो यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हम लोग कॉल करेंगे तब वो अकॉर्डिंगली वैल्यू को एक्सेस कर पाएगा। यानी इस पर्टिकुलर फ्रेंड फंक्शन के हेल्प से हम लोग वैल्यू 1 को एक्सेस कर पाएंगे और इस पर्टिकुलर फ्रेंड फंक्शन के हेल्प से वैल्यू 2 को एक्सेस कर पाएंगे। समझे? ए वाला जो फ्रेंड फंक्शन है वो वैल्यू जो क्लास ए है वैल्यू 1 उसको एक्सेस करेगा और बी वाला जो फ्रेंड फंक्शन एक्सचेंज है वो वैल्यू 2 को एक्सेस करेगा। क्लियर है? यस समझ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दो, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन हम लिखा हुआ है कि वॉइड एक्सचेंज। अब यहाँ पर हमने SRO यूज नहीं किया है। ठीक है, हमने SRO यूज नहीं किया है, हमने क्लास का नाम यूज नहीं किया है, मगर फिर भी ये परफेक्टली डेफिनेशन वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है यहाँ पे। ओके, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू पता चलेगा कि कौन से वैल्यू को कहाँ पर इंटरचेंज करना है। ओके, तो जब यहाँ पर लिखा हुआ है इंट टेम्प, तो हमने यहाँ पर इंटरचेंज का लॉजिक यूज किया है ना। टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं, टेम्पररी वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर ए का वैल्यू बी में स्टोर करेंगे और फिर टेम्पररी वेरिएबल का वैल्यू ए में स्टोर करेंगे। ओके, मेरे ख्याल से ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं ना। लॉजिक तो हमने बहुत बार ये यूज किया है ना, थर्ड वेरिएबल यूज करके वैल्यू स्वैप करने वाला। बस खाली यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग वैल्यू को यूज कर पा रहे हैं। समझ रहा है? यहाँ पर भी मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बी लिख दिया इन्होंने, बी करके तो कोई वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पर वैल्यू 1 आएगा और वैल्यू 2 आएगा, राइट? है ना? हाँ सर तो यहाँ पर भी मिस्टेक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया मेरा लॉजिक। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिंपल दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ए का ABC ऑब्जेक्ट है, बी का PQR ऑब्जेक्ट है। ABC गेट डेटा को कॉल किया है, PQR गेट डेटा को कॉल किया है, फिर बिफोर एक्सचेंज वैल्यू प्रिंट किया है, फिर हमने एक्सचेंज में दोनों ऑब्जेक्ट को पास किया है और आफ्टर एक्सचेंज वैल्यू प्रिंट किया है। सिंपल। ठीक है, ये प्रोग्राम को मैं आप लोगों को एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। प्रोग्राम है हमारे पास रेडी, बस खाली इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। इसमें है कि किसी और PC में देखते हैं। क्लास, हाँ फ्रेंड स्वैप, ये है। ओके, तो ये हमारा क्लास A हो गया जो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन था। ये क्लास B हो गया जिसके अंदर हमने वैल्यू 2 लिया है और प्राइवेट के अंदर और पब्लिक के अंदर दो डेफिनेशन लिखा हुआ है, गेट डेटा और डिस्प्ले वाला, राइट? ओके, और एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है जो आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड एक्सचेंज। ये क्लास A का डेफिनेशन है जिसके अंदर वैल्यू 1 दिया हुआ है और गेट और पुट DISP फंक्शन से हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन की है 12 वैल्यू 1 को, और यहाँ पर वैल्यू 1 को डिस्प्ले किया, और यहाँ पर भी आप लोगों का ये फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ही प्रॉब्लम है, ये देखो। ठीक है, वैल्यू 2 और वैल्यू 1 आएगा क्योंकि x हमारा क्या है, b का ऑब्जेक्ट है। b के अंदर कौन सा वेरिएबल है, वैल्यू 2, राइट? यस है कि नहीं? और y हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, a का ऑब्जेक्ट, और a के अंदर कौन सा वैल्यू है, वैल्यू 1, है कि नहीं? इसीलिए y के साथ वैल्यू 1 लिखा है और x के साथ क्या लिखा है, वैल्यू 2। क्लियर है? यस ओके, तो जो बुक में a और b दिया है वो रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी ये सब कुछ ठीक है, बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग। बस खाली यहाँ पर क्या आ जाएगा, बुक में ABC और PQR लिखा था मगर PQR और ABC होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो B का ऑब्जेक्ट पहले चाहिए, A का ऑब्जेक्ट बाद में चाहिए। तो बुक में उन्होंने गलती से लिख दिया है ABC, PQR, जो उल्टा कर दिया उन्होंने। ठीक है, उल्टा करोगे तो एरर आता है।
ओके, और Yes. प्लस वहां पर डेफिनेशन में भी अगर ए बी लिखा तो भी एरर आता है, ठीक है। तो ये कोड करेक्टेड वाला कोड है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखते हैं, है ना। तो वैल्यू 1 बिफोर स्वैपिंग 12 था, राइट, हाँ है ना। और वैल्यू 2 का वैल्यू था 21। आफ्टर स्वैपिंग देखो एक्सचेंज हो गया, वैल्यू 1 मेरा 21 हो गया और वैल्यू 2 मेरा 12 हो गया, सिंपल, क्लियर, यस है ना। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, मगर आप लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड फंक्शन के केस में। प्रोग्राम जनरली आता नहीं है, अभी तक आप नोटिस करो, अगर पेपर देखा होगा आप लोगों ने, बुक परचेज किया होगा, लास्ट ईयर के सारे पेपर्स होते हैं उसमें, तो फ्रेंड फंक्शन का प्रोग्राम वगैरह नहीं पूछते वो लोग, खाली थियरी पूछते, मगर एक कैसे वर्क करता है वो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, क्लियर है, ओके, यस ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंड फंक्शन का प्रोग्राम हो गया। ये जो इम्पोर्टेंट नोट है वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, हमने प्रोग्राम किया है, आइडिया तो आ ही गया है, फिर भी एक बार पढ़ना जरूरी है। When a common function is to be made friendly with two classes, तो अगर दो क्लास है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल था क्लास ए और क्लास बी, और दोनों क्लास में एक ही कॉमन फंक्शन है फ्रेंड, जैसे एक्सचेंज नाम का हमारे पर फंक्शन था, कॉमन था ना दोनों क्लास, ठीक है। तो उस केस में फॉरवर्ड डिक्लेरेशन इज नेसेसरी बिकॉज व्हेन वी डिक्लेयर फ्रेंड फंक्शन इन फर्स्ट क्लास द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड क्लास में also be passed as argument to the friend function. फॉरवर्ड डिक्लेरेशन इसीलिए जरूरी होता है कि जब हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फ्रेंड जो भी हमारा फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, तो उसके अंदर जब हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं फर्स्ट क्लास का, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं इजीली, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी इजीली पास हो जाए, इसीलिए हम लोग फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर दो क्लास में एक ही कॉमन फ्रेंड फंक्शन रखना है तो, ठीक है, अगर आप लोगों को अलग अलग फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं, समझ गए, यस क्लियर है। बट at the time compiler does not have the knowledge because about the second class, therefore an error may arise, hence forward declaration is necessary। समझो हमने अगर फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं किया तो आप लोगों का एरर आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पहले से भी कंपाइलर को पता नहीं है कि कौन सा क्लास हमने डिक्लेयर करके रखा है और उसको ऑब्जेक्ट पास करने वाले। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ, समझो अगर हमने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन जो यहाँ पर किया हुआ है क्लास ए का, वो अगर हमने कमेंट कर दिया मान लो, ठीक है, ये डिक्लेरेशन नहीं है, और अगर इसको हम कंपाइल करेंगे तो देखो एरर आ गया ना, ठीक है कि नहीं, वैल्यू टू नॉट एक्सेसिबल, यस है ना, फिर एक्स इज नॉट डिफाइंड, पैरामीटर एक्स, ठीक है, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि फॉरवर्ड डिक्लेरेशन हमने यूज नहीं किया, सिंपल, क्लियर है। तो अगर कॉमन फंक्शन बनाना है दो क्लास में, जो फ्रेंड फंक्शन है जो कॉमन रहेगा दोनों क्लास में, तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन जरूरी है, क्लियर है। इसको सेव कर यस देते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कैसा है कि हम लोग जैसे पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, है ना। पॉइंटर वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, स्पेशल वेरिएबल होता है, जिसमें हम लोग एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो जब पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना अलाउड है तो कॉमन सेंस यूज करो, पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी अलाउड रहेगा, है कि नहीं, यस ठीक है। तो अगर पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना अलाउड है तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट, जैसे पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल को का एड्रेस स्टोर करता था, मतलब स्टोर कर सकता है, तो जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो क्या, वो जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस स्टोर कर सकता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो कि एम्प्लॉय नाम का क्लास है, उसका हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया है, ई कॉमा स्टार पीटीआर, तो ये पीटीआर जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकता है, राइट, है कि नहीं। हाँ जैसे नॉर्मल वेरिएबल में होता है ना, अगर मैंने लिखा होता इंट ए कॉमा स्टार बी, तो बी एम्परसेंड ए, राइट, बी एड्रेस स्टोर कर सकता है ना ए का, है कि नहीं। हाँ सर तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हो रहा है, ओके, कि अगर हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट नॉर्मल ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकता है, तो सिंटैक्स सेम रहता है एड्रेस को फैच करने का, ठीक है, एम्परसेंड जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो,
ओके, चलो आप लोगों को एक टूर करवा देता हूँ थोड़ा सा, ये टॉपिक खत्म करने से पहले। नीचे वैक्सीनेशन चालू है और वहाँ पर बुलाया है उन लोगों ने, तो चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पर। यस सर। एक सेकंड रुको, वैसे बहुत भीड़ है यार, डरना मत। हाँ सर। कैमरा दिख रहा है क्या? हाँ सर। ये है वैक्सीनेशन ड्राइव। दिखाई दे रहा है? हाँ सर। इतने सारे लोग, कोई सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं होता हाँ। जब चालू होता है। सब एक ही साथ बैठ रहे थे, एक ही साथ समझ रहे। हाँ सर। सही। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लोग वेरीफाई करते हैं डिटेल्स और अकॉर्डिंगली फिर वो लोग अंदर भेजते हैं वैक्सीनेशन के लिए। अभी मुझे किसी का तो फोन आया था, बोले थे कि इधर आके मिलो। यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है कि वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो गया। ओके सर। ये सब वैक्सीनेशन हो रहा है। मुझे किसने फोन किया था पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे फोन शायद इन्होंने किया। हाँ सर बोलिए, कनेक्शन उनका स्लो चला था, तो यहाँ पर इंटरनेट चेंज करना पड़ेगा। ऑनलाइन ना, ये सब चीजें ऑनलाइन बेनिफिट भी है, ऑनलाइन लॉस भी। तो देख रहे हो क्या हो रहा है कॉलेज में। यस। 1 मिनट रुको, मैं जरा फोन कर लेता जन को।
ओके, ऑडिबल है सबको? रुक जाओ, मैं कैमरा ऑफ कर देता पहले। तो इंटरनेट का प्रॉब्लम था, बहुत ही स्लो चल रहा था, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा था। अभी दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फोन तो कर दिया है, होपफुली आ रहा है वो जल्दी। हाँ ठीक है, तो पॉइंटर का, तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नॉर्मल पॉइंटर की तरह ही ये चीज वर्क करती है, बस खाली इसमें ये है कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट, पॉइंटर जो भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस स्टोर कर सकता है, बस इतनी चीज याद रखनी है। Generally in C++ pointer objects are used along with the normal object, and then the address of the normal object is given to the pointer object. ठीक है, the pointer object is declared in the main as follows। तो यहाँ पर हम लोग मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, मेन फंक्शन। तो सेम सिंटेक्स यहाँ पर मेन वाला लॉजिक यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट और एक जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो। पॉइंटर ऑब्जेक्ट के पास कैपेसिटी हो जाएगी कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट का वो एड्रेस स्टोर कर सके। सिंटेक्स यहाँ पर एक ठीक है कि ई हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, पीटीआर हमारा पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। बस खाली डिफरेंस क्या होता है कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर यूज करके वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है ना। अगर फंक्शन कॉल करना होगा तो हम लोग ई डॉट फंक्शन नेम यूज करेंगे तो इजीली एक्सेस हो सकता है, राइट। मगर पॉइंटर अगर ऑब्जेक्ट होगा ना, उसके साथ एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, बस यही डिफरेंस। ठीक है, ये एरो वाला ऑपरेटर कहाँ से मिलेगा आप लोगों को? कीबोर्ड के ऊपर कोई भी एरो ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर अगर आप लोगों को एरो बनाना होगा तो माइनस और ग्रेटर देन साइन यूज करना पड़ता है, समझे? यस। ओके, तो अगर कीबोर्ड पे मतलब प्रोग्रामिंग करते वक्त आप लोगों को माइनस और ग्रेटर देन साइन यूज करोगे तो एरो बन जाता है। ये एक एग्जांपल है प्रोग्राम का। या फिर ऐसा भी यूज कर सकते हैं, अगर डॉट ऑपरेटर यूज करना है तो पॉइंटर का जो भी ऑब्जेक्ट है पॉइंटर के साथ डॉट फिर फंक्शन का नाम। ओके, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है प्रोग्राम का, ये प्रोग्राम हमारे पास है। ठीक है, हम ये प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन करके एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ये देख। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाया है हमने क्लास बनाया है एम्प्लॉय के नाम का, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, उसमें कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, नेम स्टोर करने के लिए कैरेक्टर एरे लिया है, फिर प्रिंट करने के लिए हमने ये सब यूज़ किया है, पीएच कॉमा सैलरी वगैरह जो भी है, इंटीजर यूज़ किया है फ़ोन नंबर और सैलरी के लिए। और दो फंक्शन यूज लिए है, गेट डेटा और पुट डेटा। मेरे ख्याल से ये वाले प्रोग्राम से अच्छा एक और प्रोग्राम मेरे को, क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक था, उसको सॉल्व किया था हमने। यहाँ पे पॉइंटर ऑब्जेक्ट 2 भी था ना कि 1 ही था? ये एक ही है क्या? पॉइंटर ऑब्जेक्ट 2 था ना? हाँ ठीक है, चलेगा, हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर नेम रीड करने के लिए हम लोग को गेटस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, गेटस नेम, और गेटस नेम किसका पार्ट है? हैश इंक्लूड कौन सा हेडर फाइल यूज करेंगे गेटस के लिए? स्टूडियो stdio.h। ठीक है, और हैश इंक्लूड स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। तो गेटस यूज करके रीड करेंगे नेम को, और डिस्प्ले करने के लिए पुटस यूज करेंगे। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज़्यादा मेजर करेक्शन नहीं था। ओके, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है स्टार पीटीआर, पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया है, और एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया है ई। फिर पॉइंटर के अंदर हमने एड्रेस स्टोर किया है, और ये तीनों मेथड से हमने फंक्शन को कॉल किया है। एक पॉइंटर के हेल्प से जिसमें एरो ऑपरेटर यूज किया, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के हेल्प से जिसके अंदर डॉट ऑपरेटर यूज किया, एक पॉइंटर प्लस डॉट ऑपरेटर से किया है। ठीक है, तो तीनों मेथड से हमने फंक्शन को कॉल और डिस्प्ले किया। ठीक है, यस। समझ रहा है? इसको कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर द नेम, समझो आशीष, सैलरी 1 2 3 4 5, फोन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो नाम आ गया, आशीष आ गया, सैलरी आ गई, और जो भी फोन नंबर है वो आ गया। अभी सेकंड एम्प्लॉय का नाम पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने 3 बार कॉल किया है ना, एक पॉइंटर के थ्रू,
राइट, एरो ऑपरेटर यूज करके, दूसरा ऑब्जेक्ट के थ्रू, Dot, राइट, डॉट हाँ। ऑपरेटर यूज करके, और तीसरी बार हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर यूज करके कॉल किया। तो अभी रमेश, चलो सामने ही बैठा है मेरे, तो रमेश का सैलरी और उसका फोन नंबर, जरूरत नहीं है, खाली ऐसे ही डेमो के लिए ठीक है, और एक सुमति है, चलो ठीक है, इसका नंबर और इसका ये, बस खाली यहाँ पर नोटिस करो तो देखो फोन नंबर रमेश का नेगेटिव में आ रहा है, नोटिस किया? हाँ नेगेटिव में क्यों आ रहा है, कौन बता सकता है, क्या रीजन है? सर इंट वैल्यू की, इंट में नंबर स्टोर नहीं होगा। हाँ, इंट वैल्यू है और इंट में इतना बड़ा नंबर स्टोर नहीं होगा 54,000, क्योंकि इंट का रेंज कम है, ठीक है, तो लॉन्ग अगर लेंगे तो नंबर इजीली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फोन नंबर के लिए लॉन्ग यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग string use इंट यूज कर सकते हैं सैलरी के लिए। क्लियर? लेक्चर चालू है 2 मिनट, ठीक है, तो लॉन्ग ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, बस 2 मिनट में हो जाएगा खत्म। ओके, तो खाली बस ये हम लोग ने वेरिएबल चेंज कर दिया, अब ये बराबर से वर्क करेगा, फोन नंबर भी इजीली स्टोर होगा क्योंकि लॉन्ग का रेंज ज्यादा होता है। क्लियर? हाँ सर। ओके, तो ये हमारा फ्रेंड वाला प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम वही है, फ्रेंड नहीं सॉरी, पॉइंटर वाला, ये पूरा प्रोग्राम वही है। मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में करेक्शन नहीं है, बस खाली यहाँ पर सीन वगैरह यूज किया है हमने, गेटेस वगैरह यूज किया है, तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि सीन से बराबर स्टोर नहीं होता वैल्यू, स्ट्रिंग बराबर से स्टोर नहीं होता, सी और से भी नहीं होता, और बाकी हमने थोड़ा सा वेरिएबल चेंज किया, लॉन्ग वगैरह यूज कर लिया बस, बाकी इन्होंने एक ही बार प्रिंट किया है एरो यूज करके, हमने तीनों बार प्रिंट कर दिया, ठीक है, तीनों तरीके से प्रिंट कर दिया, ठीक है, क्लियर है? यस। ओके, तो ये हमारा हो गया। अभी लास्ट आज के लिए स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा का भी आप लोगों को थियरी आने वाला है, इसका कुछ प्रोग्राम वगैरह नहीं आएगा, अगर टाइम रहेगा तो एंड में हम लोग इसका प्रोग्राम करेंगे। 3 स्पेशल फीचर्स है, 3 स्पेशल स्टैटिक डेटा इज एज इन ए क्लास इज एज फॉलोस, ठीक है, पहला, इट इज इनिशियलाइज्ड टू 0 व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड, तो स्टैटिक डेटा बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू होता है जैसे हम लोग पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद कोई दूसरा इनिशियलाइजेशन अलाउड नहीं है स्टैटिक के लिए, ठीक है। दूसरा, only one copy of that member is created for entire class and it's shared by all the objects of that class no matter how many objects are created। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने अभी ये जो प्रोग्राम रन किया उसके अंदर हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है, जब 2 ऑब्जेक्ट बनाते तो क्या होता है कि 2 कॉपीज क्रिएट होती है, जितना भी वेरिएबल्स और फंक्शन है उसका, तो एक ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल से, ठीक है, मगर स्टैटिक डेटा इस तरीके का डेटा होता है कि वो एक ही कॉपी रहता है चाहे कितना भी ऑब्जेक्ट बना लो तुम, ओके फाइन। यस। तो एक ही डेटा हर हर ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो अगर तुम जो भी मॉडिफिकेशन करोगे ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी के साथ स्टैटिक डेटा को, उसका इफेक्ट हर ऑब्जेक्ट में होगा, आउटपुट फाइनल वाला आउटपुट आएगा, जो भी फाइनल मॉडिफिकेशन रहेगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होता वो, ठीक है। दूसरा, it is visible only within the class but its lifetime is the entire class, entire program, ठीक है, वो विजिबिलिटी उसकी क्लास के अंदर ही रहती है मगर उसका लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम में रहता है, यानी पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। स्टैटिक का सबसे कॉमन और सिंपल एग्जांपल आप लोगों का जो इंस्टाग्राम पे हार्ट वगैरह होता है, यूट्यूब वीडियो का लाइक और जो डिसलाइक वाला होता है, ये सब स्टैटिक डेटा का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो हार्ट है वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसने पोस्ट किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, समझे। एक पोस्ट को अगर 1000 लाइक मिला होगा, 1000 हार्ट मिले होंगे, तो वो 1000 हार्ट आप लोग ओपन, कोई भी ओपन करेगा पूरी दुनिया में उस पर्टिकुलर पोस्ट को, तो उसको उतना ही लाइक दिखाई देगा, उतने ही हार्ट दिखाई देंगे, राइट, है कि नहीं? हाँ सर। सेम हमारा यूट्यूब का वीडियो का भी वो चीज होता है, जितने लाइक्स और जो डिसलाइक्स है वो फिक्स्ड ही होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं इन द सेंस वो पूरे दुनिया में उस वीडियो को कोई भी ओपन करेगा उसको उतना ही लाइक और जो डिसलाइक है वो दिखाई देगा, अलग अलग नहीं दिखेगा सब। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक है, उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए वो हर हर मतलब उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए वो लाइक और डिसलाइक फिक्स्ड है, ओके, इरिस्पेक्टिव कि उसको कौन ओपन करता है, समझ गए। तो एक एग्जांपल है स्टैटिक का, अगर टाइम रहेगा तो इसका प्रोग्राम हम लोग करके देखेंगे कि कैसे कॉमन वेरिएबल बनता है और कैसे शेयर होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं अभी नीचे से,
तो और टाइम भी ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रक्टर और ये वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो मैं इंसिस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जितना आज पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लो, ओके। हो सकेगा तो ये मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों को, और ये जो आगे वाला पार्ट है वो भी पढ़ के रखो। अलग अलग तरीके का फंक्शन ही है आगे, और कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, पढ़ के रखोगे तो थोड़ा ईजी रहेगा, ओके यस। फाइन। कुछ किसी को डाउट, कुछ क्वेरी? नो सर। नहीं, ठीक है, चलो फिर वाइंड अप करते हैं। यस सर, बाय सर, थैंक बाय यू। बाय।